अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक, उसके 2 चैप्टर्स के MCQs हम कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इससे पहले मैं आपको इसके चैप्टर नंबर 1 की MCQs करा चुका हूँ ऑर्गेनाइज वे में समझा के, एक्सप्लेन करके। उससे अलावा मैं न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरी के टॉपिक भी डाल चुका हूँ, वो कैचअप कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10-10 MCQs हैं, 1 से 2 मिनट ले सकता हूँ मैं एक MCQs में समझाने में, तो मेरे साथ रहिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो इंशाल्लाह समझने में। अपने साथ जो है वो बुक भी रख सकते हैं आप, और साथ में कैलकुलेटर और नोटबुक भी, ताकि आपको समझने में जो जो चीज़ समझाई जाए वो आप साथ साथ कैच करें। पहली MCQs में कह रहा है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, रिजल्टेंट 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड। कह रहे हैं कि एक 6 मीटर के और एक 10 मीटर के वेक्टर को किस तरह जोड़ें, समअप करें, जमा करें कि रिजल्टेंट जो है वो 10 आ जाए। अब आपको इसमें थोड़ा जो है साइंस लगानी पड़ेगी, तुक्का नहीं मारें ना, आंसर की जो है याद करें। लॉजिक बता रहा हूँ मैं। 6 इसका स्क्वायर किया, 10 इसका स्क्वायर किया, और 8 जो है इसका स्क्वायर किया। अब इसका रूट ले लिया तो ये हो गया जनाब 36 + 64, तो ये हो गया जनाब 100 रूट के अंदर, और ये हो गया 10। यानी ये क्या किया मैंने, कुछ पता चला? ये मैंने ये किया कि रिजल्टेंट जो है वो fx² + fy² उसी वक्त होता है जब हम एक थ्योरम लगाते थे जिसको कहते थे पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। गॉट इट? ये चीज़ यानी अगर हमारा ये x कंपोनेंट था और ये हमारा y कंपोनेंट था तो ये रिजल्टेंट था। ये उसी वक्त आया जब ये परपेंडिकुलर थे, तो इसका अंदर इसका ऑप्शन हो गया D, कि हम परपेंडिकुलर अगर ऐड करेंगे तभी ये जवाब आएगा। अब ज़रा साइड पे लिखिएगा कुछ चीज़ें। अब 8 और 6 का वो कहता है कि 14 चाहिए, 14, 8 और 6 का 14 चाहिए, तो आप लाते सेम डायरेक्शन का पैरेलल। अगर वो कहता है 8 और 6 14, यानी रिजल्टेंट 10 नहीं चाहिए होता 14, तो पैरेलल का ऑप्शन आता। एंटी पैरेलल, क्योंकि पैरेलल जो होते हैं वो ऐड अप हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल अगर होता तो उसका क्या होता केस, 6 और 8 का डिफरेंस होता, यानी ये अगर 8 मीटर का इस साइड पर है तो ये इसका एंटी पैरेलल 6, तो इसका जवाब 8 - 6 से 2 आता। सही। और एट एन एंगल, अगर कोई एंगल दे दे तो एक टग बोर्ड वाला हमने न्यूमेरिकल आपको करवाया था चैप्टर नंबर 3 के साथ, वो लगा दीजिएगा। यानी इसके साथ एक ये भी आ जाएगा 2f cos θ, यानी अगर एंगल भी हो तो ये फॉर्मूला, एंगल तो इसमें भी है परपेंडिकुलर में, लेकिन cos 90 0 हो जाता है इसलिए नज़र नहीं आया, तो ये फॉर्मूला इसमें ऐड अप हो जाएगा रूट के अंदर। अगर वो कह दे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड सो फोर्थ, तो ये हो गई समझने की बात कि इसका आंसर परपेंडिकुलर कैसे आया, और मज़ीद होता तो क्या होता। सॉरी। आगे वो दूसरी MCQs में कह रहा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एट एन इंस्टेंट, और 5 सेकंड बाद ये वेलोसिटी तब्दील की हो जाती है 20। तो अब वो कह रहा है कि 3 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब ये इंटरेस्टिंग MCQs है, मैथ्स जैसी है। कैसे करेंगे इसको भाई? उसने कहा एक इंस्टेंट पे 10 मीटर है, और वो इंस्टेंट से 5 सेकंड बाद जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसका एक टेक्निक जो बता रहा हूँ पकड़ें। इस तरह करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। ये टाइम एक्सिस मैंने बना दिया आपके लिए 0 से लेकर 10 तक का, सही है जनाब। अब उसने कहा कि एक जगह पे 10 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है। अब उसके 5 सेकंड के बाद वो 20 हो गई, यानी अब इसके बाद 5 सेकंड 1 2 3 4 5, यहाँ पे 20 हो गई।
अब अगर आप गौर करें इन दोनों के दरमियान तो 10 का फ़र्क आ रहा है, 10 का फ़र्क आ रहा है ना, 20 - 10 = 10। 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार तेज़ हो गई, एक्सेलरेट हो गया, तेज़ हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दो दो करके बढ़ रहा है। समझे इस बात को, यानी +2 12, +2 14, +2 16, +2 18, +2 20। यहाँ समझ गया? इसका मतलब हुआ कि अब आप रिवर्स 3 सेकंड बिफोर उल्टा आप जाए 1 2 3, यानी अब -2 -2 -2, तो 10 में से 4 और 2 6 कम कर दें तो आ गया 4, यानी इसका ऑप्शन होना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार होगी अगर 3 सेकंड बिफोर का है। लेकिन अब गेम क्या हुई, वो 2 सेकंड बिफोर कह दे, 6 सेकंड आफ्टर कह दे। अब खेलिएगा ज़रा तरीके से, तो ये लेक्चर लेने में मज़ा आ रहा है, समझने का है तो मज़ा आएगा भाई। अब बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को, ये तो मैट्रिक लेवल की है, एक बॉल को ऊपर उछाल दिया 100 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब ये VI हो गई आपकी 100 मीटर पर सेकंड। सही है। ग्राउंड पे वापस वो कितनी देर में आ जाएगी, तो इसका आसान सा तरीका होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट, T = VF - VI/G, जो कि ओरिजिनल होती थी VF = VI + GT। ओके, अब VF ऊपर जाके वो एक चीज़ लम्हे के लिए रुकती है तो 0 हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, टेम्पररी कम्स टू अ हॉल्ट, तो 0 - 100, ठीक है, ये VI हो गया ना 100 जिससे थ्रो किया है, और G को 10 ले लें आसानी के लिए, तो क्या आया जनाब, 100/10 से 10 आया। अब ये 10 सेकंड तो जाने में लगा, सिर्फ ऊपर का जर्नी में लगा 10 सेकंड, तो इतना ही आने में भी लगना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ, 10 + 10 का ऑप्शन ढूंढें, जाना और आना, क्योंकि इसने कहा इट विल रीच द ग्राउंड, वापस आ जाए, यानी कि फेंका यहाँ से तो वापस ज़मीन पर आ जाए, तो इसका ऑप्शन हुआ 20 सेकंड का, यानी B। लेकिन इसका रीमेक साइड पे लिखे, रीमेक साइड पे लिखे। अगर वो कहता है इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पे कब पहुँचेगा, तो इसका जवाब 10 होता। गॉट इट? क्योंकि ये तो जाके आने का पूरा टोटल जर्नी फ्लाइट हो गई, तो सिर्फ ऊपर जाने का होता तो 10 आता। तो लग रहा है ना सर टाइम ले रहे हैं हमारा, लेकिन सिखा रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। ओके, आगे बढ़े भाई। चौथे में प्रोजेक्टाइल आ गया, याद है ना, काइनेमेटिक्स एक खिचड़ी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, मोशन भी है, प्रोजेक्टाइल भी है। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड, 2 प्रोजेक्टाइल को एक ही नुक्ते से फायर किया, एक को 60 डिग्री पे, एक को 30। इसकी मैंने थ्योरी आप लोगों को बताई थी, ये देख लें जल्दी से, एक और थ्योरी। 30 डिग्री पर फेंका और फिर इसी को 60 डिग्री पर फेंका। क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ नज़र नहीं आ रहा? रेंज सेम हो गई, रेंज सेम हो गई। थ्योरी क्या बनी कि अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर एक प्रोजेक्टाइल या 2 प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, फायर करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन 2 एंगल्स का सम 90 हो। अब देखें 60 + 30 90, तो रेंज विल बी सेम वाला ऑप्शन ढूंढें ये। और इसकी वजह भी बता सकता हूँ, रेंज का एक फॉर्मूला होता था V0² sin 2θ/G। अब देखें थीटा को आप 30 रखें घर में कैलकुलेटर में, 30 का ट्वाइस करके sin 60 हो जाएगा। चेक कीजिएगा, जो जवाब आएगा वही 60 लेके 120 का लीजिएगा, तो देखिएगा क्या हुआ कि जो sin 60 का जवाब आ रहा है वही sin 120 का जवाब आ रहा है। नतीजा रेंज दोनों की बराबर आ रही है। तो समझे, मुख्तसर ये हुआ कि अगर 2 ऐसे एंगल है जिसका सम 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और उसके लिए रेंज हमेशा इक्वल सेम होगी। यानी अब यहाँ पे आगे एक 50 दे देता, एक 40, एक 35 दे देता, एक 55, तो आप यही जवाब ऑप्शन लेते कि इसकी रेंज सेम होगी क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर है। तो इसका ए ऑप्शन हुआ। रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। किस चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो ये तो बहुत ही हलवा सवाल है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के मैग्नीट्यूड हैं। क्योंकि देखें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ फ़र्क है इनकी डायरेक्शन का, क्योंकि एक में डायरेक्शन होगी वेलोसिटी वेक्टर
और स्पीड में नहीं होगी, स्केलर, तो इसका मतलब है सेम अपॉन सेम आ जाएगा, सेम अपॉन सेम, तो क्या आया 1, तो यूनिटी या 1 पकड़ें, ये हो गया इसका ऑप्शन ए। क्योंकि जब एक ही क्वांटिटी हो लेकिन उसकी नेचर में सिर्फ फ़र्क हो गई, ये स्केलर और वेक्टर, तो रिजल्ट सेम अपॉन सेम से 1 आ जाता है। ये थ्योरेटिकल थी, एमसीक्यू थ्योरेटिकल जल्दी हो जाती है थोड़ी। इफ़ द एवरेज वेलोसिटीज़, अगर एवरेज वेलोसिटी किसी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी थ्योरी की जल्दी से कर लिए, थ्योरी बल्कि लिख लें साइड में काम आ जाएगी, कि अगर कभी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो ये उसी वक्त हो सकता है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ढूंढे, ये रहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इसका रीमेक साइड में लिख लें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई ज़ीरो एक्सेलरेशन कहते हैं, ज़ीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि जब वेलोसिटी सेम रहेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल सेम माइनस सेम ज़ीरो आ जाएगा, टाइम जितना भी गुजरा हो सेम माइनस सेम ज़ीरो होने की वजह से डिवाइड से जवाब ज़ीरो आ जाएगा, हम कहेंगे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। आगे बढ़ जाए भाई, 4 MCQ इस चैप्टर की, फिर इंशाल्लाह जो है हमें 2 अगला चैप्टर भी एक करना है, सही है जनाब। आगे वो कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, अच्छा ट्रेजेक्ट्री ये खुद भी एक MCQ हो सकती है, ट्रेजेक्ट्री इज़ द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, जिस पे वो चलता है प्रोजेक्टाइल, यानी इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ जो होता है इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी जो भी मैंने एक डायग्राम बनाई था यू करके, ये पैराबोलिक पाथ ट्रेजेक्ट्री है, सही है। अब वो कह रहे हैं इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑब्वियस है, अगर इस वक्त मैं किसी बॉल को यूँ उछाल दूँ, फुटबॉल को किक मार दूँ, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी उसके ऊपर अमल कर रही होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अमल कर रही होगी, यानी जी, तो ढूंढे ऑप्शन में कि सिर्फ उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगी ये, लेकिन इसका रीमेक क्या होगा, वेलोसिटी उस जगह पे उसकी ज़ीरो होगी, यानी यहाँ पे ए तो जी के बराबर हो जाएगा लेकिन वी ज़ीरो होगा, क्योंकि एक लम्हे के लिए वो रुकेगा, रुकने से वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, सही है। एक्सेलरेशन इसलिए रही कि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गई, सही है जनाब। अगली जो है MCQs फिर मैथ्स वाली आ गई, मैथ्स वाली बड़ी MCQs इन्होंने रख दी हैं। अब देखें बच्चे इसको याद करेंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ समझो बच्चों, MCQs जो मैथ्स वाली हैं वो कह रहे हैं किस एंगल पर रेंज जो है वो हाइट के बराबर हो जाए। अब जल्दी से इसको मेरे साथ सॉल्व करें, रेंज हाइट के बराबर हो जाए। रेंज होता है भाई V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाइट होती है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप लोग भी मेरी सारा फॉर्मूले याद कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। जी से गया जी, V0 स्क्वायर से गया V0 स्क्वायर, मैथ्स आ गई भाई, साइन 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला लगाएं जल्दी से मेरे साथ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चैप्टर नंबर 10 मैथ्स का डबल एंगल फार्मूला, इज इक्वल टू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बचा, ठीक है। एक साइन थीटा से स्क्वायर भी गया, कुछ नज़र आ रहा है क्या होने जा रहा है, 2 2 सा 4 होने जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 लिखा है ना, 2 बड़ा सा लिख दिया, और इधर बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके हो गया। ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा, टेन थीटा 4। अब कैलकुलेटर है तो फटाफट जल्दी से थीटा का टेन इनवर्स 4 मांग लें। मैं अपना कैलकुलेटर चला लूँ, आप लोग अपना चला लें जल्दी से भाई। टेंजेंट इनवर्स शिफ्ट करके आता है, टेंजेंट इनवर्स 4 75.96, यानी नियर राउंड ऑफ लेंगे हम, तो ये वाला ऑप्शन आ गया 76। अब काइंडली इसको याद नहीं कीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं सेक्शन बी के। वो क्या, रेंज इज़ डबल ऑफ, तो यहाँ पे डबल का 2 लिख दीजिएगा। रेंज इज़ हाफ ऑफ, यहाँ पे हाफ लिख दीजिएगा, और फिर इसी थीम पे चलिएगा, यानी इसमें वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो एंगल बनेगा उसमें साइन कॉस को एक तरफ ला के टेंजेंट बनाइएगा, और टेंजेंट का इन्वर्स ले लेंगे, तो वो इस तरह के 10 सवाल दे दे तो इंशाल्लाह आप लोग सरवाइव करेंगे। सर जवाद आपके लिए मेहनत करवा रहे हैं आपको, आप भी करें हम भी करें, तब मज़ा आएगा जब A1 आएंगी हम बच्चों की। एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल,
डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अब अचानक से वेक्टर का सवाल आ गया, इस चैप्टर में वेक्टर भी है। जैसे पहली एमसीक्यूज वेक्टर की थी ना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट 10 और 6 और 8 लिखा होता। डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाए, यानी ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। ये कैसे मुमकिन है भाई? एक ही वक्त में मुमकिन है, बताएं कैसे? क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब कॉस और साइन बराबर होंगे तो अल्टीमेटली ये डॉट और क्रॉस बराबर हो जाएंगे। सही समझ गए? वेरी गुड। अब आप लोग मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैथ्स चलाई, डबल एंगल फार्मूले की ज़रूरत पड़ी कि डबल एंगल फार्मूला था साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी मदद से हमने आगे बढ़ाया। बिल्कुल इसी तरह साइन और कॉस की एक ही वैल्यू बराबर होती है और वो होता है साइन 45 और कॉस 45। कैलकुलेटर से भी चेकआउट कर लें और अपने दिमाग और टेबल से भी, तो देखें 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होंगे, यानी इसका ऑप्शन बी आ गया। मज़ेदार लग रहा है ना लेक्चर? फ़ायदा उठा लें भाई। आगे आखिरी 10वीं एमसीक्यूज, लेकिन जाइएगा नहीं, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी इंशाल्लाह हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट दो नॉन ज़ीरो वेक्टर का वैनिश हो जाए। डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाए, वैनिश का मतलब होता है ज़ीरो हो जाए, फारिग हो जाए, गायब हो जाए। अब डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या? डॉट प्रोडक्ट का यहाँ से उठा लेते हैं इसके लिए। इसका मतलब जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो वैनिश हो जाएगा, यानी कॉस थीटा ज़ीरो हो जाए तो ए डॉट बी फारिग हो जाएगा। समझे? तो अब कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है? मुझे तो याद है भाई, आप लोग भी याद कर लें। कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है, और 90 का मतलब यानी परपेंडिकुलर, यानी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये फारिग हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन हुआ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अगर दो वेक्टर इस तरह होंगे, यूँ ए वेक्टर यूँ और बी यूँ, जिसके दरमियान में एंगल 90 हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा। रीमेक इसका साइड पे लिखें। वो कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश करना है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ये वाला, तो ये देख रहे हैं इसमें साइन थीटा आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश उस वक्त होगा जब कॉस साइन थीटा ज़ीरो, ये तो हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा में होगा, तो साइन थीटा ज़ीरो उस वक्त होता है जब साइन ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट का लफ्ज़ बोलता तो इसमें आप ऑप्शन ढूंढते इन द सेम डायरेक्शन, ये वाला। गॉट इट? ये हो गया आपका काइनेमैटिक्स का एमसीक्यूज़ का नुस्खा। अब इंशाल्लाह हम कर रहे हैं डायनामिक्स। चलें भाई, डायनामिक्स आ गया चैप्टर नंबर 3। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये एमसीक्यू समझाने वाला टीचर हमारे हाथ लग गया। तो भाई एमसीक्यू समझने की चीज़ होती है सवाए थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ के, कि वो रट लें कि उसकी डेफिनेशन है, कोई फार्मूला है, कोई यूनिट है, लेकिन मेरी मान लें बाकी एमसीक्यूज़ जो मैथमेटिकल हो उसकी रीमेक बनाएं, उसको रिवर्स करें, फॉरवर्ड करें और प्रैक्टिस करें, तब आपका दिमाग भी खुलेगा माशाल्लाह और रिज़ल्ट भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ जाएगा। चैप्टर 3 डायनामिक्स, पहली एमसीक्यूज़ जो है, बल्कि शुरू की 4 तक जो है वो हैं थ्योरी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी ये, तो अगर याद हो तो ये तो फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स एज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया था, तो इसका मतलब हो गया ये लीनियर फोर्स। ख्याल रहे, लीनियर मोमेंटम लीनियर फोर्स से पैदा होगी। एंगुलर मोमेंटम होता तो एंगुलर फोर्स आती। साइड पे लिख लें, जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है वो सर्कुलर मोशन का, उसमें एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, यानी एंगुलर फोर्स कहीं और होता। पावर, पावर रेट चेंज ऑफ वर्क है। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम चेंज है, उसमें रेट नहीं आता, यही आएगा डायरेक्ट। ये वो एक लम्हे के लिए कांटेक्ट में जो दो चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं इम्पल्स। देखा अब सर ने, देखे एक में 4 बता दिया, अब आपको समझना है। द टर्म मास, मास जो है वो फिजिकल कॉन्सेप्ट किस चीज़ के बराबर है, यानी कि एनालॉगी है किसका? सेम का मतलब एनालॉगस। अब एनालॉगस किसके है? ये इनर्शिया के। कैसे सर समझाएं? क्योंकि इनर्शिया जो है किसी चीज़ को रेजिस्ट करता है अपनी करंट स्टेट को चेंज करने, यानी मैं रुका हुआ हूँ तो चलने में मुझे अपोज करे, चल रहा हूँ तो रुकने में अपोज करे। तो अब मेरा जो दिमाग कह रहा है ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द अपोजिशन टू मूव और स्टॉप, तो देयरफॉर इनर्शिया इज डायरेक्ट रिलेशन ऑफ मास, यानी कि मास जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा। क्लियर हो गई बात? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स
कौन सी फोर्स है इसमें से जिसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब है जो अप्लाइड फोर्स के मुकाबले में अपने आप को खुद एडजस्ट करवाए, अप्लाइड फोर्स के मुकाबले में खुद एडजस्ट करवाए। अब सीधा सा जवाब तो है, लेकिन एक आधे मिनट में बताऊँ कैसे हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स इसका जवाब है। इसको आप यूँ देखें कि आप एक बुक को या रजिस्टर को अपने टेबल पे या चेयर पे स्लाइड करें, तो जितना हल्का स्लाइड करेंगे अपोजिशन हल्की आएगी, तेज़ स्लाइड करेंगे ज़्यादा आएगी। या आप आइस स्केटर बन के बर्फ़ पे स्लाइड करें, तो जितना तेज़ स्लाइड करने की कोशिश करेंगे उतनी अपोजिशन ज़्यादा आएगी। तो मुख्तसर क्या हुआ कि वो एडजस्ट करती है अपने आप को ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन से। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। सही है जनाब। द लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, वो किस चीज़ के दरमियान रिलेशन है? बच्चा सवाल ये तो 9-10 का बच्चा बताता है भाई। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सारा याद है ना, एक्सेलरेटेड मोशन F=ma, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक बयान करेगा। ढूंढें। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नो, मास एंड एक्सेलरेशन नो, फोर्स एंड एक्सेलरेशन डी ऑप्शन। फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करें, यानी फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑल द 3 लॉज ऑफ न्यूटन लॉज। सही है जनाब। इसके बाद आ जाए भाई MCQs नंबर 5, 6, 7। अब इसमें मैथ्स वाली आएंगी, उसमें एक आधा मिनट लग जाएगा भाई, सब्र कीजिएगा मेरे साथ। ऊपर वाली जो थ्योरेटिकल थी मैंने जल्दी जल्दी करा दी। 5वीं भी MCQs जो है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन आगे लाइन से मैथ्स ही है। द मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट जो जाता है स्पेस में खला में, उसको किस चीज़ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम बयान कर सकते हैं? जो रॉकेट का मूवमेंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जाएगा, क्योंकि रॉकेट यूँ गया ऐसे। तो अब ये ना एनर्जी की कंजर्वेशन है, एनर्जी लॉसेज होंगे उसमें, उसका फ्यूल प्रोपेलेंट जलेगा तो वो लॉस, मास उसका जो अंदर फ्यूल है मास है उसका भी, वो भी कमी जाती होगी। एंगुलर मोमेंटम घूमता हुआ तो जा ही नहीं रहा है, वो बात ख़त्म हो गई कि लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा इस रॉकेट की मोशन के दौरान। सही है जनाब। अब ज़रा दिमागी MCQs, पेपर पेन और कैलकुलेटर संभाल लें ज़रा। और काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस तरह की वीडियोस की सिर्फ तस्वीर खींच के उसके ऑप्शन के टिक अपने पास नहीं लें। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सुननी पड़ेगी कि सर क्या बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। एक बॉम्ब है 12 किलो का, रुका हुआ था रेस्ट में और फट गया, अल्लाह रहम फरमाए। 4 किलोग्राम का एक टुकड़ा निकल के उसमें से और एक 8 किलोग्राम का निकल कर एक्सप्लोड होकर स्प्लिट होकर बिखर गया 2 हिस्सों में। अब वो कह रहा है जो 8 किलो वाला मास है वो तो 6 मीटर पर सेकंड से जो है वो छटक गया, दूर चला गया उड़ के। तो अब बताएं, अच्छा 2 मरतबा काइनेटिक एनर्जी प्रिंट हो गई है, एक दफ़ा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो हल्का वाला 4 किलो वाला है उसका क्या जवाब होना चाहिए? अब ज़रा तरीके से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब कोई चीज़ रेस्ट में हो और वहाँ से वो टूट जाए या स्प्लिट हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके निकलने वाले पार्ट्स की मोमेंटम बराबर रहेगी, क्योंकि वो रुके हुए में से पैदा हुए हैं दोनों। यानी इसमें अब मोमेंटम ऑफ A जो है वो मोमेंटम ऑफ B के बराबर हो जाएगा। सही। A ले रहा हूँ मैं 8 kg वाले को, बड़े वाले को, और B ले रहा हूँ मैं 4 kg वाले हल्के वाले को। सही। अब मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो जहाँ A है वहाँ A और जहाँ B है वहाँ B। अब 4 kg मैंने लिया है B, तो यहाँ पे आ गया 4 kg वाले मास की मेरे पास वेलोसिटी तो है ही नहीं, ठीक। 8 kg वाला पहला मास लिया मैंने और उसकी वेलोसिटी 6 मीटर है जब वो फटा और उड़ा। अब v ऑफ सेकंड आ रहा है मेरा 8 6 48 अपॉन 4, कितना हो गया जनाब 12। अब सवाल हो गया सीधा, क्योंकि किस वेलोसिटी से वो दूसरा पार्ट उड़ के गया है इसके ज़रिए मैं निकाल लूँगा इसकी काइनेटिक एनर्जी B की। हाफ
एम ऑफ बी वी ऑफ बी का स्क्वायर हाफ एम ऑफ बी क्या है भाई 4 और वी बी हमने क्या निकाला 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो ये 2 हो गया कट के और इंटू 144 288 ढूंढे जवाब में, ये रहा भाई। रटिएगा नहीं, अब वो एक 4 kg और एक 8 kg के बजाय वो कह देता 3 और 9 kg अलग अलग, 9 kg वाले को 6 के बजाय 5 मीटर पर सेकंड से उड़ा देता। तो लॉजिक समझ में आई? ये है इसकी लॉजिक कि जब रेस्ट वाली कोई चीज़ टूट जाए तो टूटने का हिस्सों की उनके मोमेंटम इक्वल होगी, क्योंकि रेस्ट में से निकल कर पैदा हुए हैं। ये जैसे कोई गिलास टूट जाए उसके 2 टुकड़े हो जाए, वैसे तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक समझाने के लिए तो आप कहेंगे उसके हर पार्ट का मोमेंटम बराबर निकलेगा, बस छोटा बड़ा पीस निकलेगा तो मास कम ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा हो जाएगी। आगे कह रहा है मोमेंटम अगर जो हम 20% इंक्रीज़ कर दें तो बढ़ना है काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले तो एक रिलेशनशिप लिख लें आप लोग मेरे साथ, ये बड़ी काम की रिलेशनशिप है कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम है, प्रेशर वेशर पावर वावर में समझ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ताल्लुक ये याद कर लें। सर ये खुद आया कहाँ से? वही इतनी मुश्किल बात नहीं है। मोमेंटम क्या होता है? एम वी, सही। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, सही। अब इसमें एम वी है उसमें एम वी स्क्वायर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें एम से, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2m। हाँ बोल दें, ओके हो गया। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इसका स्क्वायर बना, हाँ बोल दें, तो एम वी का स्क्वायर पी स्क्वायर बना और 2m ये बना, ये चीज़ वरना मैं कहता रटें जान छोड़ें, इसकी हिस्ट्री मत पूछें मुझसे, लेकिन बता दी मैंने। अब आ जाए सवाल पे, वो कह रहे हैं कि मोमेंटम 20% बढ़ना है, मोमेंटम 20% बढ़ना है, तो बताएं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, सही है। अब आप करें काम यहाँ पे मेरे साथ ये कि 20% अगर P में इंक्रीज़ हुआ तो अगर पहले 1P है तो 20% इंक्रीमेंट के साथ ये हो जाएगा 1 + 0.2, क्योंकि 20% का अंदर 20/100 होगा तो 0.2, यानी ये 1.2P हो गया। समझ गए यहाँ तक? अब इसको मेरे साथ काम करें आप कि काइनेटिक एनर्जी की चेंज अब मुझे चाहिए डेल्टा, खुली जगह में कर दूँगे, कुछ बच्चे समझ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा मोमेंटम का चेंज का स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि मास तो कम ज़्यादा नहीं होगा ना भाई, मेरा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आगे पीछे होगी ना, मास तो मेरा जितना उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे 1.2 P का स्क्वायर और नीचे 2m, समझ में आ गया? अब 1.2 का आप अगर कैलकुलेटर से स्क्वायर मांगेंगे तो वो दे देगा 1.44, करके देख लें 1.2 × 1.2, आगे आ गया P स्क्वायर अपॉन 2m, ये देखें दोबारा से रीअपियर हो गया P स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको जो है समझ में आना शुरू हो गया कि 1.44 काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी तो 1 थी ना, 1 काइनेटिक एनर्जी, अब 1 में कितना बढ़ गया, यानी ये हो गया 1 + 0.44। कोई समझ रहा है मेरी बात? तो 0.44 कितना परसेंट हुआ? 44.44 अपॉन 100, सही है, यानी 44% बढ़ गई इसकी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आसान काम कर ले, परसेंटेज के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करें, वो क्या आ गया 44%। ढूंढें ऑप्शन, ये रहा। यानी अगर 20% का भी मोमेंटम बढ़ेगा, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बाई 44% बढ़ेगी। इसे एक हार्ड एंड फास्ट रूल बताऊँ, ये तो मैंने इतना रेड पेन चला दिया बिल्कुल आपको माशाल्लाह साइंसदान बनाने वाला, लेकिन इसका एक हार्ड एंड फास्ट रूल बता देता हूँ आपको। 10% पर 22%, सही है। अगर ये 10% बढ़े तो ये 22% बढ़े, सही है। 5% बढ़े तो ये 11% बढ़े। इसको देख लें आप, जितना भी वो बोलता जाए, वो यहाँ पे कह दे कि 30%, 40%, 50%, बीच की 5 वाली गिनती दे दे 25%, 35%, 25%, तो ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, वो प्रॉपर चैनल लॉजिकल रूल है, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली एमसीक्यू सबसे
हेल्दी एंड वेल्दी लगी हुई होगी आज के लेक्चर में। फ़ायदा उठाइएगा, इसको देखिएगा, दोस्तों को भी समझाइएगा कि भाई ये तो आंसर समझ में आ रहे हैं माशाल्लाह से, कि ये आंसर समझ में आ रहे हैं। ये क्या वाक़या हो गया इस कॉम के साथ, MCQs अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा कैसे है। चले भाई 3 MCQs आखिरी टच। अच्छा, अब तकरीबन उसी नस्ल की है जो अभी हमने किया है, तो उसको दिमाग में रखिएगा या कॉपी पे। काइनेटिक एनर्जी अगर 2 kg मास हो तो ये मास m हो गया, और अगर उसका मोमेंटम 2 हो तो अब वो मिटाया क्यों मैंने, रोकते ना मुझे कि सर मिटाए नहीं ऐसे ही ये मजाक कर रहा हूँ, आप भी सर की तरह बार बार मेहनत करें, बार बार लिखें। अब देखें काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, मोमेंटम कितना है 2 रखें यहाँ पे जल्दी से, 2 का स्क्वायर, और मास 2 रखें तो 2 2 4, तो 4/4, 1 ढूंढें जल्दी से, ये रहा। लेकिन देखिए अब 1 रट लिया आपने, उसने मास बदल दिया या मोमेंटम, आंसर बदल जाएगा। ये आंसर नहीं याद करें, लॉजिक याद करें, फॉर्मूला याद करें, ठीक है जी, वेरी गुड। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो तो बताएं मोमेंटम मैक्सिमम किसका होगा। तो अब आपको इस फॉर्मूले को रीमेक करना है मेरे साथ, करें। p² = 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का k लिख रहा हूँ समझाने के लिए, सही है, k फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका अंदर p हो गया आपका रूट के अंदर 2m के, हाँ बोलते हैं स्क्वायर हटता है तो रूट आता है। अब उसने कह दिया है सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी ये तो हो गया आपका कांस्टेंट, सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा, जिसका मास ज़्यादा हो, सिंपल एज दैट, समझे मेरी बात। जिसका मास ज़्यादा हो जाएगा उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर रूट के रेस्पेक्ट से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दी है, यानी जो सबसे भारी चीज़ होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या सेम है। तो अब इलेक्ट्रॉन हल्का होता है क्योंकि इसके पास एक चार्ज है, एक पार्टिकल है, एक मास है। प्रोटॉन भी हल्का होता है क्योंकि उसके पास एक चार्ज है, एक पार्टिकल है। ड्यूट्रॉन जो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, अगर आपने बचपन में कभी पढ़ा हो, ये जिसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन होता है, सही है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है। सर केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स साइंस पढ़ा रहा हूँ बेटा। हीलियम, देखें हीलियम इज अल्फा पार्टिकल, इसके एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, यानी ये सबसे भारी हो गया इन चारों में। तो इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सबसे मैक्सिमम होगा। इसका रीमेक साइड पे लिखें। अगर वो कहता है कि सबसे कम मोमेंटम, लीस्ट मोमेंटम, मिनिमम मोमेंटम किसका होगा, जो इसमें सबसे हल्का हो, सबसे हल्का ये है, लीस्ट मास जिसका है वो ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg, उसके में आता है 10⁻⁻27 kg। ड्यूट्रॉन में भी वही आता है, बस उसका कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, ड्यूट्रॉन के अंदर भी -27 ही आता है। अल्फा पार्टिकल में 10⁻26 आ जाता है। देखिए भारी हो गया ना, माइनस में पावर बड़ी तो छोटी, छोटी तो बड़ी, सही। आखिरी देख ले भाई, ये 9-10 की दे दी मूड बदलने के लिए, कि 3 किलोग्राम की बाउलिंग बॉल, वो जो देखा होगा बाउल खेलते हैं बच्चे, 3 kg उसका मास है और फोर्स उसके ऊपर F है। ये क्या दे दिया उसने, इतने ख़तरनाक MCQs के आगे इतनी बच्चा MCQs। F = ma, वो कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगी, A = F/m। खुद करें भाई, टाटा बाय बाय, मुझे करें जल्दी। 15/3 5, ये रहा ऑप्शन। अच्छा ये स्क्वायर है, नीचे भी स्प्रिंटिंग आ गई है, स्क्वायर ऊपर लगेगा। तो होप आज का लेक्चर आपको सेहत और ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।